हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑप्टिक्स का पार्ट 5 देखा होगा और आपने मैग्निफिकेशंस के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है भाई, हम रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन पे आते हैं, फिर हम इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सारा आपको रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ध्यान से मेरे साथ सभी बच्चे जुड़े रहें और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। देखना एक एक पॉइंट समझ में आएगा और ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपने कभी पढ़े ना होंगे ना कभी सुने होंगे। ध्यान से सभी बच्चे माइंड को यहीं फोकस करिए कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत बड़ा बेसिक ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूँ रिफ्रैक्शन को, और बहुत ध्यान से मेरे साथ सभी पढ़ते चलें। जितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप भी पढ़ते चलें। आँख और कान दोनों खुले रखें। मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या दिखा रहा हूँ दोनों पर पूरी तरह से गौर कीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक होमोजीनियस मीडियम होता है। जो होमोजीनियस मीडियम होता है उसमें क्या होती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। होमोजीनियस मीडियम जो होता है उसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। होमोजीनियस मीडियम होता है, होमोजीनियस मीडियम की पहचान होती है जिसमें लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर हम बात करें एक और अदर टाइप का मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स। होमोजीनियस मीडियम में लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। ट्रांसपेरेंट मीडियम अदर टाइप का मीडियम है जिसमें क्या होता है, लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी और क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम दिस इज द ट्रांसपेरेंट सरफेस। इसका देखो कोई मैंने बैक पार्ट पॉलिश नहीं किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डिफरेंट है ये। इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सभी बच्चे ध्यान से नोट कीजिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, ये एक गिलास एग्जांपल ले लीजिए। गिलास ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जांपल हो गया गिलास। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसका एग्जांपल मिरर हो गया। उस पर क्या होती है, सिल्वर कोटिंग होती है बैक पार्ट पर। ठीक है, इसमें कोई कोटिंग नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें क्या होगी, लाइट एक मीडियम से आएगी, दिस इज द एयर मीडियम। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, आगे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ म्यू ए से। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्लियर करेंगे आगे चलकर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का म्यू ए से रिप्रेजेंट किया। और जिस पॉइंट ये जो आपकी लाइट आ रही है इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये बच्चों आपको पता है, ये 10th में भी थे। ठीक है, ये बड़े बेसिक पॉइंट है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर ये फॉल करती है उस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ओ से। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ओ से। अब ये क्या होगा, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करती है उस पर क्या करेगी, इट विल ड्रॉ ए नॉर्मल। एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब है जो ये आपका गिवन इंटरफेस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। नॉर्मल क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो आपके गिवन इंटरफेस, जो कि गिवन सरफेस दे रखा है, दिस इज द गिवन सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एक ऐसी लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होगी, लाइट बैंड हो जाएगी आपकी। अब ये बैंड होने के दो तरीके हैं। ये आपका क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से दूर बैंड होगी, इस टाइप के दो तरीके आ जाते हैं आपके पास। तो मैंने अभी दिखाया इट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्लियर करते हैं अभी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्यारे बच्चों, सबको पता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ए ओ इंसिडेंट रे है, बदले में ओ भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। सभी बोलो हाँ, सबको समझ में आ गई ये बात, सबको समझ में आ गई ये बात। ये आपका रिफ्रैक्शन जनरल हो गया। ठीक है, व्हेन ए लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, या आप ये बोल दो कि व्हेन वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ये आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गया। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये एक्स वाई इंटरफेस एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ओ इट गेट डिफ्रैक्टेड, मतलब देयर इज अ चेंज इन मीडियम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, देयर इज अ चेंज इन मीडियम इन द रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। रिफ्रैक्शन फिनोमिनन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है।
लेकिन रिफ्लेक्शन में देखा था बच्चों आपने, मीडियम क्या था, सेम था, लाइट सेंड बैक होती थी, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इसमें क्या है, देयर इज अ चेंज इन मीडियम। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करें, ये की पॉइंट हो गया कि रिफ्लेक्शन के केस में देयर इज नो चेंज इन मीडियम और रिफ्रैक्शन के केस में देयर इज अ चेंज इन मीडियम। मतलब लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स। अब लाइट के बैंड होने के क्या क्या रीजन है, क्यों बैंड होती है और किस वे में बैंड होती है, अब उस पर आते हैं हमने क्या बताया आपको, ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है, ये ट्रैवल करेगी। अब ये इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसको समझिए आप ध्यान से। आपका ये क्या होता है, देखो ये लाइट आपकी एयर टू डेंसर आ रही है, एयर टू डेंसर या इसको रेयर भी बोल सकते हो, रेयर मीडियम भी बोल सकते हो। ये आपका रेयर मीडियम है बच्चों, ये डेंसर मीडियम होता है, इसको वाटर मीडियम भी बोल देते हैं 10th क्लास में, ठीक है। मतलब ये आप ऐसे बोल सकते हो, एयर मीडियम है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और वाटर मीडियम है अदर देन एयर, वाटर मीडियम अदर देन एयर होगा म्यू बी, ठीक है। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम भी बोल सकते हो या फिर आप एयर टू वाटर बोल सकते हो। दूसरा केस हो गया आपका, लाइट आपकी डेंसर टू रेयर जाएगी या आपका डेंसर मीडियम होगा विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, ये रेयर मीडियम होगा बच्चों विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। डेंसर टू रेयर आएगी, ये डेंसर मीडियम से लाइट आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ओ, इस पॉइंट पर इट विल ड्रॉ ए नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब क्या है, डेंसर से रेयर, तो इट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। बैंड तो दोनों केसेस में हुई है बच्चों, बैंड दोनों केसेस में होती है लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बैंड्स, राइट। लेकिन बैंड किस मैनर में होती है, इसमें बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है, इसमें बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। इसके पीछे का कारण समझिए, ठीक है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये आपका एयर मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड है सी, जब, और ये आपका डेंसर मीडियम है अदर देन एयर, मतलब एयर मीडियम को छोड़कर, ठीक है। ये जैसे वाटर मीडियम हो गया, ये एयर मीडियम है तो ये वाटर मीडियम हो गया, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v है, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी बच्चों ने पढ़ी है ये कांस्टेंट वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज ए चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट की स्पीड चेंज होती है, ठीक है, देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है कि क्यों लाइट बैंड होती है, ठीक है। ये अलग बात है कि इसमें बैंड टुवर्ड्स होती है, इसमें बैंड अवे होती है, वो बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि लाइट बैंड क्यों हुई, बैंड अवे बैंड टुवर्ड्स छोड़ो, लाइट बैंड क्यों हुई। तो हम इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मीडियम देन, या व्हेन यू कैन से कि भाई लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज होता है, मतलब v इज डिफरेंट फ्रॉम c व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मीडियम, राइट। सबको समझ में आ गई ये बात। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि रेशियो ऑफ, इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता, क्योंकि एक तरफ क्या है कि लाइट गोज फ्रॉम एयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स, एक दूसरी तरफ क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे, है ना। दोनों केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, दोनों केस में, एक में बेंड टुवर्ड्स है, एक में बेंड टुवर्ड्स है, एक में बेंड अवे है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कतई नहीं होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो इसमें क्या होगा फिर, इसमें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट,
इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्यों लिखा बच्चों मैंने फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया? इसका मतलब क्या है, आपके पास कितने मीडियम होने चाहिए? एटलीस्ट 2 मीडियम फॉर ए गिवन पेयर। पेयर का मतलब 2, पेयर का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। 2 मीडियम एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। तो ये आपका क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। भाई 2 मीडियम, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज ही नहीं होता। भाई रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज ही नहीं होता, मीडियम कहाँ चेंज होता है? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पेयर ऑफ मीडियम का मतलब यही तो है कि एक से ज्यादा मीडियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्शन का केस है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट रेशियो, ये जो आएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू दिस कॉन्स्टेंट रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपके पास म्यू, इस सिंबल का नाम है म्यू, ठीक है, इस सिंबल का नाम है म्यू, और इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब ये म्यू क्या होता है? अच्छा बच्चों, इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या नाम देंगे? इट्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या नाम देंगे? इट्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं स्नेल्स लॉ पर। तो ये आपको समझ में आ गया, सभी नोट कीजिए यहां तक। ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या है? इसमें ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रे ऑफ लाइट आपकी रेयर मीडियम से ट्रेवल कर रही है एंड एंटर इनटू डेंसर मीडियम। सबको ये बात समझ में आ गई? ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से ट्रेवल करके एंटर कहाँ कर रही है? डेंसर मीडियम। यहाँ पर एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। सबको बात समझ में आ गई है? यहाँ पर रेयर टू डेंसर का केस है। जब लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जाती है तो इट bend towards normal, it bend towards normal, right? bend towards normal। इसमें क्या होगा? रे ऑफ लाइट जब आपकी डेंसर टू रेयर जाएगी, इट bend away from normal, bend away from normal, ठीक है भाई। ये केस अब ध्यान से देखिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं? ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया रेयर मीडियम का, ये डेंसर का म्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या मैंने रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए से रिप्रेजेंट कर दिया, डेंसर मीडियम का म्यू बी से कर दिया। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। अब म्यू को कैसे लिखूंगा मैं? ए, लाइट कहां से आ रही है? ए से बी, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए म्यू बी। ध्यान से देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, बहुत गड़बड़ होती है न्यूमेरिकल में इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आती तो आप न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। क्या है रिप्रेजेंटेशन? ए से बी, तो ए आपका अपर वाला मीडियम ऊपर लिखा जाएगा, बी आपका नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ए बी। समझ में आ गई सबको बात? और लिखने का तरीका क्या है? इस रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए म्यू बी को। फाइनली रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है? बी में, तो लिखो म्यू बी अपॉन म्यू ए। फाइनली रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है? बी मीडियम में, तो कैसे लिखोगे? ए म्यू बी को कैसे लिखोगे? इट्स म्यू बी अपॉन म्यू ए। सबको समझ में आ गई ये बात? म्यू बी अपॉन म्यू ए, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए कि ये मान लीजिए हमारे पास ये वाटर मीडियम है, गिलास मीडियम मान लीजिए, वाटर मीडियम मान लीजिए, और ये एयर मीडियम है। तो प्यारे बच्चों, जो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, ठीक है। सभी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट इज जस्ट ए फैक्टर, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक फैक्टर होता है, ठीक है। इसकी हर मीडियम की अपनी अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे वाटर हो गया, जैसे एयर हो गया, 1 हो गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर, 4/3 हो गया। म्यू जी, जी फॉर गिलास, 3/2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए आप म्यू बी, लाइट कहाँ आई है? वाटर मीडियम में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हमने? 4/3, 4/3, ठीक है। ये अप्रोक्स 1.33 ये आ जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? दूसरा म्यू ए, एयर का कितना है? 1 है। तो आपको इन दोनों डाटा से क्या दिखाई दिया? इन दोनों वैल्यू से आपको क्या नजर आया बताओ? इन दोनों वैल्यू से ये नजर आया कि म्यू बी ज्यादा है ना। म्यू बी सबको नजर आ गया, म्यू बी की वैल्यू ज्यादा है ये वाली, तो म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए।
ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पर खास पॉइंट आने लग गए जो आपने आज तक ना पढ़े होंगे ना सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आने लग गए। इन पॉइंट को ध्यान से देखिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, म्यू बी की वैल्यू ज़्यादा है म्यू ए से, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा बच्चों। अगर मेरे पास म्यू बी अपॉन म्यू ए, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ओवरऑल रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों की बात। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या हो गया, साइन आई, आर को इधर लेके आऊंगा राइट साइड, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। समझ में आ गई बात। बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल के केस में, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर ज्यादा होगा बच्चों और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, क्योंकि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर है। ठीक है, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया। बोलो सबको ये बात समझ में आ गई। लिखने का वे कैसे है, ये लिखना आ गया सबको। इसको बोल लेंगे क्या, ये जो ए म्यू बी है इसको बोल लेंगे क्या, इसको बोल लेंगे इट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ऑफ मीडियम बी, मीडियम बी। मीडियम बी कौन सा है, इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स, इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। मीडियम ए कौन सा है बच्चों, इन विच इंसिडेंट रे ट्रेवल, इंसिडेंट रे तो मीडियम ए में ट्रेवल कर रही है और मीडियम बी में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है। तो इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या है, ए म्यू बी। लिखते कैसे हैं, ए म्यू बी, ए म्यू बी। बोलते कैसे हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव relative refractive index of medium B with respect to medium A। समझ में आ गई ये बात सबको। डेंसर टू रेयर मीडियम आएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो आपका क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा, म्यू। अब आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी आ रही बी से और कहाँ गई, ए में। ठीक है, बी से आई है डेंसर, डेंसर मतलब बी मीडियम, और ए रेयर में गई है ए मीडियम। लिखने का तरीका क्या हो गया, म्यू ए अपॉन म्यू बी। अब की बार क्या हो गया, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1 होता है, म्यू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3 हो गया। ठीक है, अगर गिलास है तो 3/2 हो गया। ये अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम एयर का होता है भाई, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1। ठीक है, उसके बाद ये वाटर का 4/3 इससे ज़्यादा है वैल्यू, उसके बाद ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इससे ज़्यादा है वैल्यू। इसका मतलब आपकी बार डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, म्यू भी ज़्यादा हो गई इस बार, म्यू भी ज़्यादा हो गया। तो म्यू भी ज़्यादा हो गया तो मैथमेटिकली म्यू अपॉन म्यू बी का रेशियो लेस देन 1 हो गया बच्चों, है ना। म्यू भी ज़्यादा हो गया तो ये रेशियो मैथमेटिकली लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है भाई, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 हो गई। तो ये क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर लेस देन 1। इस केस में क्या हो गया, साइन आई लेस देन साइन आर, मतलब अब की बार एंगल आर ज़्यादा हो गया, एंगल आर ज़्यादा हो गया। इसका मतलब रे ऑफ लाइट बैंड अवे, है ना, रे ऑफ लाइट बैंड अवे। सबको समझ में आ गई ये बात भाई। पहले केस में क्या था, रेयर टू डेंसर में साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, या दूसरे शब्दों में साइन आर लेस देन साइन आई, साइन आर लेस देन साइन आई। आर कम हो गया, इसका मतलब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो गया था। ठीक है, इसका मतलब बेंड टुवर्ड्स। ये डेंसर टू रेयर का है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ गई ये बात सबको। ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि भाई बैंड किस मैनर में होती है और क्यों होती है, बैंड अवे क्यों होती है, बैंड टुवर्ड्स क्यों होती है। ठीक है, एंगल का डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ गई भाई सब बच्चों की बात। ठीक है, अब देखो हम इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ स्पीड हम
इन टर्म ऑफ स्पीड और यू कैन से इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम इसको डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को इक्वल्स टू दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, velocity of light in vacuum divide by velocity of light in medium, velocity of light in vacuum divide by velocity of light in medium। ठीक है, मीडियम कोई भी हो सकता है भाई rather than vacuum। ठीक है, velocity of light in vacuum c से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय velocity of light in medium v से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बच्चों वो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट आपकी ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है उससे पास करती है तो उस लाइट की स्पीड बतानी है आपको। अगर लाइट आपकी ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है वहां से पास करती है तो उसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है कितनी होगी। तो देखो बच्चों म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म में फॉर्मूला हो गया म्यू इक्वल टू c/v। ये आपके पास c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय v। मैं v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूं तो बदले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर आ जाएगा। बोलो सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? मैं v को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर देता हूं तो बदले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर आ गया। ये वैल्यू 1.53 से कट किया हमने, 3 को कट कर दिया तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 को कट कर दिया 1.5 से तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई 2 × 10⁸, जो कि c से कम है, इससे कम है ना। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 1। सी आपका जो होता है वो मैक्सिमम होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होती है। बच्चों आपने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ एयर मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला डाटा, ये वाली वैल्यू सी की जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा होगी इस डिनोमिनेटर से तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी एयर के केस में। एयर का केस मतलब जब c = v होगा, जब आपका c = v होगा। अगर c = v होगा तो सभी बच्चे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर c = v हो गया तो मैं v की जगह c पुट कर देता हूं, ये वैल्यू डिक्लाइन होकर क्या आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी ग्रेटर देन 1। सबको समझ में आ गई ये बात? नोट करो बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं आपको, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट इस बात को। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, to another medium of refractive index mu, refractive index mu, then its wavelength मतलब wavelength of light, its किसके लिए यूज किया बच्चों मैंने? लाइट के लिए। its wavelength decrease by a factor of mu, its wavelength decrease by a factor of mu, इट मीन्स इट बिकम्स λ/μ। सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट करें बहुत ध्यान से। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर मीडियम से आती है और अनदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वहां पर चली जाती है, देन इट्स वेवलेंथ डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ म्यू, λ/μ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेवलेंथ क्या हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ क्या हो गई डिक्रीज हो गई, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है बच्चों, ये बात ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो बहुत अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में देखो लाइट कहां से ट्रेवल कर रही है? एयर मीडियम से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है 1, टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम कोई भी हो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1 से ज्यादा पाएगी, टू अनदर मीडियम। अनदर मीडियम चाहे वो आपका ग्लास मीडियम हो, चाहे वाटर मीडियम हो, चाहे आपका कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम हो, चाहे आपका डायमंड हो, वटएवर जो भी मीडियम हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पाएगी।
अभी मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था आपको, समझ में आ रही बात। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, लाइट एयर से उस मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन हो गया। कॉची एक्सप्रेशन जो है आपकी, कॉची एक्सप्रेशन में बच्चों यही बताया गया है, बहुत ध्यान से सुनिए। कॉची एक्सप्रेशन क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये सभी बच्चे बहुत गौर से देखिए, कॉची रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेशन है। कॉची रिलेशन किस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेशन है। क्या है, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्बडा टू द पावर 4 where a b c are constant, where a b c are constant। अगर आपके a b c constant हुए तो म्यू और लैम्बडा में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर वैल्यू लार्जर हुई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्जर हुई तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, वहाँ स्मॉलर होगी। बोलो सबको समझ में आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। कॉची एक्सप्रेशन से सबको समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अगर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, आई मीन लार्जर है, तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉलर होगी। सबको समझ में आ गई ये बात। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपकी रेड लाइट है, एक आपकी रेड लाइट है, एक आपकी इन कंपैरिजन वोयलेट लाइट है, एक आपकी रेड लाइट है, एक आपकी इन कंपैरिजन वोयलेट लाइट है, ठीक है। तो आप बताओ इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से के केस में ज़्यादा है, कौन से के केस में कम है। अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, कॉची रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सभी को बात समझ में आ गई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउट ऑफ रेड लाइट और वोयलेट लाइट, अगर आपकी रेड लाइट है और वोयलेट लाइट है, उस केस में कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। आपने बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमारे पास एक विबग्योर स्पेक्ट्रम बनता था, 7 डिफरेंट कलर का आपका एक स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम बनता था। ये सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या है हमारा, आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट में ये देखा होगा, वेवलेंथ ऐसे आपकी अप साइड क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती थी, डाउन टू अप हम जब जाते हैं तो वेवलेंथ इसकी इस केस में इंक्रीज होती थी। इसका मतलब रेड पर मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। सबको समझ में आ रही है बात, रेड पर मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई, राइट। और आपकी वोयलेट लाइट पर क्या हो गई, मिनिमम हो गई। वोयलेट पर, वोयलेट है ये रेड हो गई आपकी, यहाँ मैक्सिमम हो गई, ये वोयलेट है इसमें मिनिमम हो गई। समझ में आ गई ये बात सबको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होती है। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड लाइट की ज़्यादा है। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो गया रेड लाइट के केस में वोयलेट से कम हो गया। बोलो सबको समझ में आ गई ये बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हैज ए लार्जर वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्जर वैल्यू किसके केस में, रेड लाइट मीडियम में, है ना। रेड लाइट मीडियम में नहीं, सॉरी वोयलेट लाइट के मीडियम में। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्जर वैल्यू इन केस ऑफ वोयलेट लाइट मीडियम, है ना। क्योंकि वोयलेट लाइट की वो क्या होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है वोयलेट लाइट के ना। समझ में आ गया सब बच्चों को ये बात। रेड लाइट के मीडियम के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हैज ए स्मॉलर वैल्यू और वोयलेट के केस में इट हैज ए लार्जर वैल्यू, ठीक है। अब एक बात और नोट कीजिए बच्चों, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्जर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए मीडियम इन विच
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्जर वैल्यू इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर। वो मीडियम क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है भाई, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा वो आपका। क्या कहा मैंने? इन ए मीडियम वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्ज वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्ज वैल्यू इन ए मीडियम इज नोन एज, विच मीडियम? नोन एज ऑप्टिकली डेंसर। वो मीडियम क्या कहलाएगा बच्चों आपको? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्जर होगी। और इसके अपोजिट में हम क्या कहेंगे? इसके अपोजिट में कहेंगे अगर वैल्यू स्मॉलर हुई तो वो ऑप्टिकली रेयर कहलाएगा। सबको पता है ये बात, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये बात नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी वेवलेंथ क्या करती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वेवलेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी देखो दो आपके बहुत अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो बच्चे बताएंगे। थ्योरी के क्वेश्चन हैं भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए दो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये बात नोट कीजिए। ए मीडियम इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ए लार्जर वैल्यू इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा भाई, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा और आपने रिफ्रैक्शन भी पढ़ा। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा। तो लाइट के कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूं मैं। लाइट के कुछ पैरामीटर्स जैसे लाइट की स्पीड हो गई, लाइट की वेवलेंथ हो गई, और लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई, और लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि रिफ्लेक्शन में इनमें से कौन सा पैरामीटर सेम होता है, आई मीन कौन सा कांस्टेंट होता है और कौन सा चेंज होता है। ऐसे ही सेम वे में आप रिफ्रैक्शन के केस में बताइए। रिफ्लेक्शन के केस में बताइए कि इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज होता है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। और रिफ्रैक्शन के केस में बताइए। तो आप लोगों को आई थिंक ये नहीं पता होगा, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन के केस में ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। रिफ्रैक्शन के केस में ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, इनमें से कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता। स्पीड भी, वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी भी, सारे के सारे पैरामीटर क्या होते हैं? कांस्टेंट। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, whereas in case of refraction only frequency remains same, only frequency remains same, whereas speed और wavelength changes। भाई अभी तो डिस्कस किया था cause of refraction of light क्या होता है कि there is a change in the speed of light, है ना। रिफ्रैक्शन का मेन कोज हमने यही तो बताया था, लाइट बैंड क्यों होती है? देयर इज ए चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और वेवलेंथ अभी बता दिया हमने, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये इंटरकनेक्ट करती है ये टर्म, वो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कोची रिलेशन, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या चेंज होता है? वेवलेंथ। तो स्पीड, वेवलेंथ चेंज होती है, वेयर एज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये बात ध्यान से नोट करनी है, सभी बच्चों को नोट करनी है बात कि रिफ्लेक्शन के केस में ये सभी पैरामीटर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होते हैं। स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता। वेयर एज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत प्यारा, वेयर एज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, whereas frequency remains same। ये सभी बच्चों को नोट करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों ऑब्जेक्टिव है ना। आपको नहीं पता इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा तो अब क्लियर कर लीजिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन के केस में ये सारे पैरामीटर क्या होते हैं? रिमेन सेम। whereas in case of refraction speed and wavelength changes means only frequency remains same। आई होप कि सभी बच्चों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमने एक दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने आपको डिफरेंस बताया बहुत अच्छे से। ये प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि भाई लाइट का इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन और इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। आपको इन क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और आगे हम कल जो है रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपके साथ
एंट्रेंस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, मेरा मतलब सिर्फ बेसिक से है, ठीक है। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया, बच्चों से बातें की, तो बच्चों ने खुद कहा कि सर हमें बेसिक से कराओ, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब फिजिक्स को लेकर बच्चों के माइंड में एक डर बना हुआ है ना, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं उस डर को आप निकालने की, कि बना हुआ था। सब बच्चों ने यही कहा, मैंने जब भी पूछा, जब भी मैंने चैनल के बारे में बताया, हर बच्चों ने यही कहा, सर अगर ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे तो ही हम आपका वो वीडियो जो है देखेंगे, है ना, अदरवाइज़ हमें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर आपने फंडामेंटल्स ना क्लियर करके आपने एडवांस पढ़ाया तो बच्चों, वैसे मेरी प्लानिंग तो एडवांस पढ़ाने की थी, पर कुछ बच्चों की इन बातों से देखो मुझे उन पर तरस आया, ठीक है। तो मैंने अब जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, और ये उन बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, और वो बच्चे मेरे साथ काफ़ी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट किया, हमें इस चीज़ के लिए उनके अभिभावकों ने धन्यवाद दिया कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी वीडियो समझ में आ रही है, आपके हर कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से, हर बेसिक्स पर बहुत अच्छे से गौर किया जाता है, बहुत अच्छे से जोर दिया जाता है, हर बच्चों को समझ में आ रही है, तो सबको समझ में आएगी भाई, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। हम धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगे, अभी एकदम एडवांस नहीं करा सकते बच्चों, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपके तो भाई बहन है, वो भी आपके ही बंधु है, वो भी आप में से बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं आता था, अभी हमने काफ़ी बेसिक आपको कराया है। उसके बाद देखो डे बाई डे निखार आएगा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आप मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट करें, ठीक है ना, हर तरीके से ट्रस्ट करें, मैंने जो प्रॉमिस किया है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मैं ऑनलाइन मोड में टीच कराते हुए, तो अभी हम डे बाय डे इंप्रूव करेंगे और एक टाइम पर बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आप भी और हम भी, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रोथ होगी आपकी। अगर आपकी ग्रोथ होगी, एक टीचर की ग्रोथ क्या होती है कि उसके बच्चे ग्रोथ करें, है ना। हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ क्या होगी, जब आप ग्रोथ करोगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गई। चलो 2 मिनट की अपनी मोटिवेशनल स्पीच भी हो जाती है, जिससे आप और हम नेक्स्ट डे के लिए एनर्जेटिक फील करें। अब कल हम पार्ट नेक्स्ट लेके आएंगे बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, और देखो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आप लोग इसको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखकर, और कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर देखा करें, ठीक है भाई। ओके, बाय।